एसएससी CHSL 2023 टियर 1 मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो शिफ्ट है ये हमारे पास ये है 11 जुलाई की शिफ्ट 4। ठीक है, एवरेज स्कोर 33 था एस्पिरेंट्स का। बाकी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हम क्वेश्चन में कहता है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब सिंपल सा ग्राफ है, इस टाइप का हिस्टोग्राम वाले ग्राफ हमने पहले भी देखे हैं। क्वेश्चन में कहता है द डिमांड ऑफ कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी सी। ठीक है, कंपनी बी की डिमांड अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत है डिमांड ऑफ कंपनी सी के। सिंपल सा 1 लाइन का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है तो मैं सोचता कि बाद में देखूंगा, पढ़ूंगा, टाइम है या नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन मैंने पढ़ भी लिया और सिंपल सा मेरे पास ग्राफ भी है। डिमांड और प्रोडक्शन, ब्लू में डिमांड दे रखा है और हमारा ऑरेंज में प्रोडक्शन दिखा रखा है। कंपनी बी की डिमांड, कंपनी बी पे है, कंपनी बी की डिमांड देखूं 1500 है, यहाँ पे मेरे पास 2000 है, और सॉरी ब्लू वाला डिमांड है हमारा तो ये 500 है, और ये इसका 1/5 पोर्शन यहाँ पे कवर है, तो मतलब ये 500 का गैप है तो 100 रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 600। कंपनी बी की डिमांड कितनी है 600। ये कितने प्रतिशत है डिमांड ऑफ कंपनी सी। कंपनी सी की डिमांड तो सीधा सीधा दिख रहा है 2500 है। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी मेरे पास, 2 जा और 4 जा, 24%। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल सवाल था ये, साथ के साथ आप कर सकते थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से पढ़ो। अब बहुत ही बेसिक सा सवाल दे रखा है हमें, a माइनस बी हमें 9 दे रखा है, ए बी हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। a माइनस बी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है, जब मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मान दे रखा है 20, ये किसके बराबर हो जाएगा 9 के स्क्वायर के, डेट इज 81, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 81 प्लस 40 डेट इज 121। क्लियर, तो दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, दो पाई चार्ट है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का पाई चार्ट है और एक हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का पाई चार्ट है। ठीक है, हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, कोई नहीं, मैं यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज लिख लूंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है सारी यूनिवर्सिटी के मिला के वो 24,800 है, और जो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट है सारे यूनिवर्सिटीज के मिला के वो हमारे पास 18,400 है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी दे रखी है ABCDEF, यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे रखी है। टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हमें बता रखा है। कहता है देन द रेशियो ऑफ द ग्रेजुएट्स इन द यूनिवर्सिटी A एंड E। ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी A एंड E के अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास A है ये, डेट इज 12% दे रखा है ये, और अगर E की बात करूं ये मुझे दे रखा है 16%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 16, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 28% ग्रेजुएट्स। ये इसका रेशियो बताना है किससे, पोस्ट ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी बी एंड सी। बी और सी की बात करूंगा, यहां पे मेरे पास ये 19 है और ये मेरे पास 23 है, तो ये मेरे पास यहां पे हो जाएगा 42% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये रेशियो हमें बताना है। अब ग्रेजुएट स्टूडेंट टोटल कितने हैं हमारे पास, ये है 24800, तो 28% से परसेंट काटना चाहो तो काट सकते हो आप इसे, या 14 से काट दो, 2 जा और ये 3 जाएगा, तो मेरे पास ट्वाइस इंटू में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टोटल है 24800, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास 18400। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी, 16 और 22 कुछ गलत, 12 नहीं है 22 है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, तो ये मेरे पास 38 होगा, और यहाँ पे मेरे पास ये फिर कटेगा नहीं, ये 19 आएगा और मेरे पास यहाँ पे 21 आएगा, 2 से अगर मैं एलिमिनेट करूंगा। ये विजिबिलिटी सही नहीं है इसकी। ठीक है, सोल्व करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। आगे ये मेरा 184 और 248 ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से 46 और यहाँ पे 4 से काटूंगा तो मेरे पास 62, फिर 2 से कट जाएगा, ये 31 आएगा और मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 23। 21 इंटू 23 करूंगा तो 63, 6 कैरी फॉरवर्ड
42 और 6 48, 483 इस साइड आ रहा है और बाकी मेरे पास यहाँ पे 19 इंटू 31 बचेगा। अगर चार ऑप्शन देखूं मैं तो लास्ट वाला पार्ट 483 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। 19 को 31 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 589 ही आएगा। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? बेसिक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, ये भी साथ के साथ आप करना चाहते तो कर सकते थे, वरना लास्ट के लिए भी इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता था। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। सर मेन स्मोक में सेक्शन 1 में 150 प्लस आ जाते हैं, तो मेन स्मोक तो आप देते ही रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप टॉप जो 10 शिफ्ट्स मैंने डाली हैं, सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023, पहले तो आप वो सोल्व कर सकते हैं। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर डाले थे प्रीवियस ईयर में, आप वो सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास सवाल है, ये कहता है x प्लस 1/x2 है, x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 20। अब ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको पता है जब x प्लस 1/x2 दे दे तो x का मान क्या होता है, ये x के मान 1 पे सेटिस्फाई करता है, 1 प्लस 1 2, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, आंसर क्या आएगा 2। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर है या नहीं है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है अ कोड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोड इज। मेरे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एक कोड है जो सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जब सेंटर से एक कोड का डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये 6 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा कोड की लेंथ क्या होगी, आप कहेंगे सर 6 है 10 है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, ये ट्रिपलेट बनाएगा हमारा 8 के साथ। अगर ये 8 है तो कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें पता है सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं कोड के ऊपर, 2 इक्वल भागों में बांटता है, तो ये 8 है, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा कोड की लेंथ 16। क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन में 8 भी दे रखा है, कुछ लोग जल्दबाजी में गलती से 8 को मार्क करके आ गए होंगे, उनका आंसर गलत हो गया होगा यहाँ पे। अब देखो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, कहता है थीटा एक एक्यूट एंगल है जिसमें साइन थीटा हमें दे रखा है इतना, हमें टेन थीटा का मान बताना है। अगर साइन थीटा मुझे दे रखा है, साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मुझे सीधी सी बात पता है भैया, परपेंडिकुलर तो 21 है, तो 21 ही आएगा न्यूमरेटर में, या 21 का कोई फैक्टर आएगा। चार ऑप्शन देखो, 21 यहां पे है, ठीक है, और कहीं है क्या 21 नहीं है, और कहीं 21 का कोई फैक्टर है न्यूमरेटर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। मुझे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सोल्व करता तो मेरे पास क्या वैल्यू आती, परपेंडिकुलर तो 21 दे ही रखा है, बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 21 है, 25 माइनस 21 करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो मेरे पास आएगा 4 और प्लस कर दूंगा तो 46, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 2√46। क्लियर हो गया। तो जब भी स्क्वायर करना हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया करो, पूरा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इस टाइप का, पहले भी एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है, फटाफट से बताओ क्या आएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास क्या है, एक फ्रूट सेलर है जो 480 बनानाज इतने रुपए के खरीदता है, ठीक है। कुछ बनानाज खराब हो जाते हैं तो वो फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। बचे हुए बनानाज को वो 3.5 रुपीज ईच के हिसाब से बेचता है, और पूरी ट्रांजेक्शन में उसे जो प्रॉफिट होता है वो 396 रुपीज का होता है। तो हमें बताना है कितने परसेंट बनाना जो उसके पास थे उसने फेंक दिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सारे बनानाज का, 1200 का उसने खरीदा था, प्रॉफिट कमाया 396 का, तो 1596, ये क्या हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब एक बनाना उसने बेचा 3.5 मतलब 7/2 का, इनटू में टोटल नंबर ऑफ बनानाज में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, कितने में सारे बनानाज बेचे गए। तो मैं एक्चुअली निकाल सकता हूं कि मैंने कितने बनानाज बेचे। यहां से सोल्व करेंगे, एन की वैल्यू मेरे पास यहां पे आ जाएगी 2 जा 14, 2 जा 56, 8, 228 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 2456।
तो टोटल बनाना जो उसने बेचे वो 456 थे, खरीदे कितने बनानास थे, 480 थे। तो कितने खराब हुए हमारे पास, 24 बनानास खराब हुए। कितने परसेंट खराब हुए आपको पता है, 480 का 24 कितना है, 5% है। 10% 48 होता, 5% उसका आता, डेट इज 24। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ गया 5%। चलें क्या आगे, क्लियर है सभी लोगों को? क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो साथ के साथ किया जा सकता है। अभी तक एक भी सवाल इनमें मुझे ऐसा नहीं लगा जो मैं लास्ट के लिए छोड़ूं, ठीक है। मतलब वो पाई चार्ट वाला आप लास्ट के लिए छोड़ सकते थे, थोड़ा लंबा था, बाकी सारे इजी ही थे। अब ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमारी लगेगी। क्वेश्चन में कहता है टर्न 1000 रुपीज को हमने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर ब्याज मेरा अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो मैं कहूंगा 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 5%। और 2 साल है तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, 5-5% का मेरे पास 4 बार ब्याज लगेगा, ठीक। तो अब मुझे 10,000 है तो ये तो सिंपलर वैल्यू है, तो मैं अगर इफेक्टिव ब्याज निकाल लूं तो क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इफेक्टिव कितने परसेंट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 5 और 5 का निकालता हूं मैं, तो ये कितना आएगा, ये आपका 10.25 आएगा, वरना फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 इफेक्टिव चेंज। तो ये लगा दोगे आप तो मेरे पास ये 10.25 आएगा, मन मन में हो जाता है ये वाला काम। इसका निकालूंगा इन दोनों का तो अगेन 10.25 आएगा मेरे पास। अगर मैं अब इन दोनों का निकालूंगा तो दिस प्लस दिस तो मुझे पता है कितना बन गया, 20.5 बन गया। अब प्लस में 10.25 इंटू में 10.25 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा इफेक्टिव परसेंटेज होगा। अब ये वाली कैलकुलेशन 1025 इंटू 1025 याद करो, हमने स्क्वायर की जो ट्रिक सीखी थी उसमें मैंने बताया था 1000 के आसपास की अगर वैल्यू का स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो मेरे पास 1025 का स्क्वायर क्या होगा, मैं कहूंगा ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1000 बेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो 1000 में कितनी जीरो आती है, 3 जीरो, तो 3 जीरो तो मैं यहां पे लिखता हूं। लास्ट की 3 प्लेसेस पे जो एक्स्ट्रा नंबर होता है 1000 से 25 जाता था, 25 का स्क्वायर लिखूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 625। अब आगे क्या आता है, 1025 है, कितना एक्स्ट्रा था, 125 एक्स्ट्रा था, तो 1025 में 25 को जोड़ देते हैं तो ये आता है 1050। तो अगर मैं पॉइंट हटा देता 1025 इंटू 1025 तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनती। और अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, 2 पॉइंट 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, 6 पॉइंट आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगी ये वाली वैल्यू 1.050625। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 21.50625 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बनेगी। और ये इतना परसेंट निकालना है किसका, 10,000 का, तो क्या आएगा 2155.0625। तो 2155.0625 ये मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एग्जैक्ट। अच्छा इतनी मेहनत भी मुझे क्यों करनी पड़ी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी यहाँ पे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी काम चला सकता था। देखो जैसे मुझे पता चला कि 20.5 और मुझे पता है 10 इंटू 10 100 बाय 100 होगा तो 1% तो आएगा, तो 21.5% तक तो मेरा मिनिमम जाएगा। तो 21.5% निकालता तो मेरे पास आता 2150। इसका मुझे पता है जो मेरा आंसर आएगा वो 2150 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता मेरा, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता। लेकिन ये जो 2 ऑप्शन बचते इसमें मैं फंसता कि ये 2055.0625 होगा या 2051.0625 होगा। ये कंफ्यूजन बनी रहती है और एग्जाम में मैं इस तरह के क्वेश्चन को कंफ्यूजन के बेसिस पे छोड़ के नहीं आ सकता। ऑल्दो अगर मेरे पास टाइम की कमी होती तो मैं इन दोनों में से एक ऑप्शन जो मुझे सही लगता मैं वो मार्क करके आ जाता। बट फिलहाल के लिए हमने इसे पूरा सोल्व करा और आपको अगर स्क्वायर की ट्रिक पता थी तो आपके लिए सेकंड्स का काम था इसे सोल्व करना और आपका आंसर आ जाता। क्लियर। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, दैट कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। वो हमारे पास क्या होता है कि आप कहते सर 10% की ब्याज 5% की ब्याज दर है, तो मेरे पास क्या होता, अगर 20 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो वो बनेंगे 21 रुपए, और 4 साल की बात कर रहा हूं तो 4 ये, तो यहां पे आपको 21 की पावर 4 लिखना पड़ता, यहाँ पे 20 की पावर 4, 20 की पावर 4 को आप इससे कंपेयर कर दे, फिर आप जो इंटरेस्ट निकलता उसकी वैल्यू निकालते तो आपका आंसर आता जो लंबा हो जाता मेथड। ये हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का।
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मेंस के इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अलग से एक करवाऊंगा आपको मेंस बैच के अंदर, चिंता मत करो। जो मैंने पिछली बार क्रैश कोर्स अपलोड किया था वो एक बार आप देख ही लेना, उसके बाद मैं कुछ अच्छे और क्वेश्चंस ढूंढ के प्रोबेबिलिटी के आपको कराऊंगा क्लास के अंदर। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है मेरे पास, पढ़ो जल्दी से। A metallic sphere of radius 21 centimeter is melted and then recast into smaller cones, each with the radius of 7 centimeter and a height of 3 centimeter. Find the number of cones obtained. मेरे पास एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे हमने पिघलाया और स्मॉल कोन्स बनाए जिसका रेडियस हमारे पास 7 है और जिसकी हाइट भी हमें दे रखी है 3। चीजें बहुत आसान है मेरे लिए। पिघला के बना रहे हैं तो आयतन सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम की भी अगर मैं बात करता हूं, एक मेरे पास स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r3। और यहां पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास n नंबर ऑफ कोन्स अगर बनेंगे तो मैं मान लेता हूं n इंटू में एक कोन की वॉल्यूम क्या होगी, π/3 रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इंटू में हाइट, ठीक। तो पाई से पाई एलिमिनेट होगा, 3 से 3 एलिमिनेट होगा, 3 इंटू में मेरे पास क्या है 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर ना लिख के, क्यूब ना लिख के 21 इंटू 21 इंटू 21। और यहाँ पे मेरे पास n इंटू में रेडियस कितना है मेरे पास, 7 इंटू 7 इंटू में 3। अगर एलिमिनेट करने आएंगे आप तो आप कहेंगे सर 7 इंटू 3, 21 कट गया, 7 से मैं यहाँ पे काटूंगा तो मेरे पास ये बचेगा 3, तो मेरे पास बचेगा 9 इंटू में 21। और यहाँ पे 4 भी था, ये 3 नहीं है, सॉरी 4 है। मेरे पास बचेगा 12 इंटू में 21। चारों ऑप्शंस देखो भैया, मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू 1 जा 12, 24, 25, 252। दिस इज माय आंसर। क्लियर सभी लोगों को? चलें आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शंस की मदद से करता तो भी मैं क्या कर सकता था, अभी मैंने पूरी कैलकुलेशन लिखी। ये एक दूसरा तरीका होता है, अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी तो पूरी कर सकते हो, आपको ऑप्शंस देखने की नीड नहीं थी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की मदद से करते तो कैसे करते, आप कहते सर मेरे पास यहां पे बचा था 4 पाई इंटू में 21 का क्यूब, और यहां पे मेरे पास बचा था n इंटू में पाई इंटू में 7 स्क्वायर इंटू में 3, है ना। तो आप कहते सर ये ओड वैल्यू है, ये मुझे नीचे जाके इधर डिवाइड करनी पड़ती, ओड वैल्यू से इवन वैल्यू, ओड वैल्यू कटेगी, 4 तो इनमें से किसी से कटेगा नहीं, तो मेरा आंसर 4 का मल्टीपल होगा। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो चारों ऑप्शन में देखो 4 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ओड वैल्यूज हैं, ठीक है। 22 मेरा 4 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता था। ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो, अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली, मेरे को कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। एग्जामिनेशन में 2 4 के मल्टीपल होते तो थोड़ा सोचना पड़ता, अदरवाइज एक छोटा सा मेथड ये है कि हम मल्टीपल देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज एग्जामिनर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना पूछ रहा हूं। चलूं क्या आगे अब मैं, अब देखो एसएससी ने ये वाला सवाल पूछा ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे पास कहता है 3 sin की पावर 4z माइनस cos की पावर 4z प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर z। अब इस क्वेश्चन को मैं लास्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन कितनी है, 0 इक्वेशन है, एक भी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए, और मेरे पास वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है, 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या है, वैल्यूज हैं एग्जैक्ट, ठीक है, वेरिएबल नहीं है ऑप्शंस के अंदर। तो मुझे पता है एक वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, एज लॉन्ग एज 0/0 की फॉर्म ना बने। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर क्या करो, यहाँ पे साइन की पावर स्क्वायर जेड है, तो साइन जेड को मैं 0 नहीं बना सकता, तो इसे 90 मतलब साइन जेड को 1 बना लेता हूं, मतलब जेड की वैल्यू मान लेता हूं 90। अगर जेड 90 हो गया तो ऊपर बचेगा 3, 1 माइनस, और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, cos 90 0 होता है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 इंटू 2 6। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, इसमें और कुछ हमें करना ही नहीं था। क्लियर है सभी लोगों को, डायरेक्ट हो गया। अब वैल्यू पुटिंग नहीं करना चाहते जो लोग बेसिक से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो आज के टाइम पे मैथ्स की वेटेज लिमिटेड हो गई है। टीयर 2 के अंदर पहले सीजीएल में हुआ करता था कि मेंस के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप बहुत डीप में जाके चीजों को पढ़ोगे। अभी के टाइम पे जब 30 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के आ रहे हैं और बाकी सारे सेक्शंस जीके भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, तो बहुत ज्यादा डीप में आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो दैट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक से भी हम करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं।
अगर मैं साइन को s लिख दूं और कोस को c लिख दूं तो आप कहेंगे 3 s की पावर 4 माइनस c की पावर 4 प्लस 1, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा s स्क्वायर। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और यहां पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास साइन स्क्वायर बचेगा। ये तो होता है मेरे पास 1, तो ये तो हट जाएगा अगले स्टेप में, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 3। अब ये साइन स्क्वायर को अगर अंदर ले जाऊं मैं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्या था, प्लस 1 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से बताओ, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है हमारे पास कोट स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, अगेन 1 होता है। तो मेरे पास 3 1 प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्या मुझे ये सब करने की जरूरत है, नहीं, ठीक है। आपको बेसिक से डायरेक्टली अगर वैल्यू पुटिंग से आंसर आ रहा है आप निकालो, क्योंकि अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं इस टाइप के, जिसमें कैलकुलेशन बेसिक से करोगे लंबा जाएगा। आप वैल्यू पुटिंग से करोगे एक बार की में आपको आंसर मिलेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और एक श्योरिटी आपके पास रहेगी। जब हम बेसिक से करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के क्वेश्चन, एक डाउट रहता है, पता नहीं आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, कहीं किसी स्टेप में फंस ना जाए। लेकिन जब आपको पता है वैल्यू पुटिंग से डायरेक्टली आंसर आएगा तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड को ही ऑप्ट करें, ठीक है। उससे आपका डेफिनेटली आप श्योर रहेंगे एटलीस्ट कि आपका आंसर मैच कर ही जाएगा। एज लॉन्ग एज 0/0 की फॉर्म ना मिली तो वो भी हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू हो तो जो भी वैल्यू हम रखते हैं उससे ये देखते हैं 2 ऑप्शन मैच तो नहीं कर गए, ठीक है, या 2 से ज्यादा ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर सारे वो वैल्यू रखेंगे जिससे चारों ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दें, कांस्टेंट वैल्यूज के अंदर तो सारी डिफरेंट है, वेरिएबल्स होता है तो हम वो वैल्यू रखते हैं जिससे चारों ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दे। फिर वो वैल्यू को चेक करके देखते हैं ऑप्शन में 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही, अगर नहीं बन रही तो हमारा आंसर एक बार की में आ जाता है, और इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी मैं कुछ और सवाल आपको कराऊंगा तो आपको ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ आएंगी, क्योंकि एग्जाम में हर चीज बेसिक से नहीं की जा सकती, ये आपको समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप का सिंपल सा सवाल है, कहता है 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, एक बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो ए का शेयर है वो बी के शेयर से डबल है, और जो बी का शेयर है वो सी के शेयर से थ्राइस है। 1 साल के बाद उन्होंने इतने रुपए कमाए, तो ए ने कितने पैसे कमाए होंगे। कैसे कहेंगे, अगर ए के शेयर को मैं ए मान लूं तो ये बी के शेयर का क्या है, डबल है। आगे कहता है कि जो बी का शेयर है वो थ्राइस है सी के शेयर के, तो बी का शेयर थ्राइस है सी के शेयर के, तो ये तो बी का शेयर हुआ, ये ट्वाइस बी के बराबर होता, 2 इंटू में ये आएगा मेरे पास, तो a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 6 से आएगा, ध्यान रखना। अब मुझे a रेशियो b रेशियो c अगर निकालना हो, इस केस में मैंने आपको रेशियो में पहले भी पढ़ाया है, अगर मुझे a रेशियो निकालना हो तो मैं b और c के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 इंटू 2 12। अगर मैं यहां पे a का निकल गया, अगर मुझे b का निकालना है तो 6 इंटू में 1, ये आ जाएगा मेरे पास 6, और अगर मुझे c का निकालना है तो 2 इंटू में 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। अगर मैं इसे रेशियो में काटूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी 6:3 ये कंबाइंड हो गया 10 रेशियो। 10 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 6000 को। ए को कितना मिलेगा, ए का रेशियो 600 के बराबर, ए का रेशियो है 6, तो 6 इंटू में 600, ये वाली वैल्यू आ गई 3600। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। इसमें भी लोग जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 3c लिख देते हैं गलती से, जिसकी वजह से क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, और इसी वजह से ये शिफ्ट हार्डेस्ट बन जाती है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी सिली मिस्टेक ज्यादा होने के कारण सीधी सादी शिफ्ट मुश्किल की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब देखो ये वाला सवाल है टाइम एंड वर्क का, करो फटाफट से क्या आंसर आएगा। ऋतिक गुप्ता कह रहे हैं सर आई एम सिलेक्टेड जीएसटी इंस्पेक्टर सर। ओके ऋतिक, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और देखी जा सकती थी, जैसे हम साइन और कोस में ही कर रहे थे, मैंने फॉर्मूला लगाया। अगर आप इसे फॉर्मूला लगा के ना करना चाहते तो आप कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे कोस की पावर 4z था मेरे पास, तो इसे मैं 1 माइनस साइन की पावर 4z लिख देता और फिर भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था मेरे पास। ठीक है, फिर बेसिक से करते तब भी मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट निकल के आता और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बात वही है। अब देखो क्वेश्चन में कहता है 18 मैकेनिक्स कैन रिपेयर 90 कार्स इन 10 डेज, हाउ मेनी मैकेनिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर 150 कार्स इन 12 डेज। अब देखो हमारे पास क्या है, 18 मैकेनिक है, मैन पावर ये है हमारे पास, टाइम कितना लग रहा है काम को करने में, 10 डेज लग रहे हैं। काम क्या है मेरा, 90 कार्स को रिपेयर करना, तो ये मैं कह सकता हूं वर्क 1 M1 T1 W। हमें बताना है कितने मैकेनिक्स की रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी हमें, अगर हमें 150 कार्स को रिपेयर करना है, कितने डेज में, 12 डेज में। सेम काम है हमारे पास, एफिशिएंसी भी मैकेनिक्स की सेम ही रखी गई है क्योंकि उसकी बात नहीं की गई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे M1 T1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर होता है M2 T2 डिवाइडेड बाय W2। पढ़ा है हमने टाइम एंड वर्क में। तो मेरे पास यहाँ पे 18 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 90, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास M2 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 150। क्लियर। तो अगर मैं काटना स्टार्ट करता हूं, 18 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 6, 6 से काटूंगा तो 25। तो M2 कितना हो गया मेरे पास 25। कितने मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी 25। चले आगे, बार बार काट के नहीं लिखना होता, एक से स्टार्ट करो, उसी से फटाफट से जो जो करता रहे मन मन में काटते रहो। ठीक है, एक एक चीज काट के लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये वाला सवाल है, क्वेश्चन में कहता है कि यहां पे क्या दे रखा है, 2018 से 2022 तक इन 5 सालों में कितने बॉयज बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कितनी गर्ल्स बास्केटबॉल खेल रही हैं, ये डेटा दे रखा है। कितने बॉयज फुटबॉल, कितनी गर्ल्स फुटबॉल, ये डेटा दे रखा है। और कितने क्रिकेट, कितने बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी गर्ल्स क्रिकेट खेल रही हैं, ये डेटा दे रखा है। पूछता है कि विच गेम हैज द मैक्सिमम एनरोलमेंट एंड ड्यूरिंग विच ईयर, कौन से गेम का एनरोलमेंट मैक्सिमम है और कौन से साल में है। अब देखो मैक्सिमम एनरोलमेंट की बात करें तो यहां पे बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं कर रहे, तो मतलब टोटल पूछ रहे होंगे, मतलब बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल। अब ऐसे में सबका निकालूंगा तो मेरे पास कितनी कैलकुलेशन हो जाएंगी, मुझे 15 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और कंपेयर करके अपना आंसर बताना पड़ेगा। क्या ये लॉजिकल सही मेथड है इस क्वेश्चन को करने का? बिल्कुल भी नहीं। हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में कितनी है, सिर्फ 4 वैल्यू है, इन चारों को देखेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वही मेरा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना। यही तरीका है। तो मैं कहूंगा 2019 में बास्केटबॉल, 2019 ये हो गया मेरे पास और ये बास्केटबॉल हो गया, ये आ गया 81। उसके बाद 2020 में क्रिकेट, 2020 में आए हम आए क्रिकेट पे 44 प्लस 38 दैट इज 82। 2020 के अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल सॉरी, 2020 बास्केटबॉल 43 प्लस 40 दैट इज 83। और हमारे पास 2019 में फुटबॉल, 2019 फुटबॉल 42 82 सॉरी। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट होगा। खत्म। जो सारे करने बैठ जाएगा एग्जाम में, पेपर लेंदी अपने आप हो जाएगा। जो ऑप्शंस देखेगा वो डायरेक्टली अपना आंसर निकाल पाएगा। गिवन टाइम के अंदर किए जाने वाले सवालों में से ही एक सवाल ये भी है। अब ये हमारे पास ज्योमेट्री का सवाल है। जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होती, ठीक है, वो क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। क्या दे रखा है, ट्राइंगल पी एम एन है, ऐसे एक पॉइंट है एमएन पे, एमएन को इस रेशियो में डिवाइड, पीएम को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे ही वो 2 या 3 लाइन पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, सोल्व करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ेंगे, जिन लोगों ने पढ़ रखी है अच्छे तरीके से वो साथ के साथ सोल्व करेंगे। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल पीएमएन है और एस पॉइंट है पीएम पे, जो पीएम को डिवाइड करता है 5:7 में। जैसे मैंने ये वाली लाइन पढ़ी, मैं इस लाइन को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा अगर मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, एक ट्राइंगल तो मुझे बनाना ही है, तो डायग्राम ज्योमेट्री में बड़े ध्यान से आपको बनाने, जल्दबाजी में गलत डायग्राम नहीं बनाने।
ठीक है। पीएम के ऊपर एक पॉइंट है एस, तो पीएम को मैं इधर रखूंगा, पीएम और एन। पीएम के ऊपर एक एस पॉइंट है जो इसे स्प्लिट कर रहा है पीएम को 5:7 में, तो यहां पे मुझे एस रखना पड़ेगा, जिससे कि ये 5 और ये 7, क्योंकि पीएम को स्प्लिट करना है तो पी से स्टार्ट करेंगे, तो ये 5 आया मेरे पास, ये 7 आया, ये एस पॉइंट हो गया। द लाइन सेगमेंट एस टी इज पैरेलल टू एम एन। एस से एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई ऐसी, जो पैरेलल है किसके, एम एन के है, इसके पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। एम एन इक्वल्स टू 24, ये वाला मान मुझे 24 दे रखा है, तो हमसे पूछा है एस टी की लेंथ बता दो, ये वाली लेंथ बता दो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन निकला, सोचा पहाड़ निकली चुहिया। तो आपको पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये सब आपने कर रखा है, ये वाला एंगल कॉमन, तो दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं। पी टी एस ट्राइंगल सिमिलर किसके होता है, पी एन एम ट्राइंगल के, आपको पता है। सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मुझे कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, एंगल पी के सामने वाली साइड चाहिए, तो इसे अगर मैं एक्स मान लूं तो यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में पी के सामने वाली साइड है 24, और यहाँ पे अगर मैं देखूं छोटे वाले ट्राइंगल में टी के सामने वाली साइड है मेरे पास 5, बड़े वाले ट्राइंगल में एन के सामने वाली साइड क्या है मेरे पास 5 + 7 दैट इज 12। सोल्व करेंगे, ये 2 आएगा और एक्स का मान मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बेसिक से मैंने लिखा ये, इसलिए आपको इतना टाइम लग सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली, ये सब चीजें मुझे लिखनी नहीं होती, मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता तो डायरेक्टली ही करता। मैं कहता सर ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में साइड 12 है, छोटे वाले ट्रायंगल में 5 है, तो मेरे पास 5:12 चलेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ये 24 है, 12 का कितना गुना है 24, 2 गुना है, तो ये वाली साइड 5 का कितना गुना होगा, 5 × 2, ये वाली साइड होगी 10। ये चीज डायरेक्टली देखी जा सकती है क्योंकि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड जिस रेशियो में, जैसे इसका ये इसका 2 गुना ये हो रहा था, तो इसका भी 2 गुना यही होगा। मैं दोबारा इस चीज को एक बार रिपीट करता हूं, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने कहा ये 5 था, ये मेरे पास 7 था, तो मैंने कंबाइंड 12 निकाला था, ये 24 दे रखा था और मुझे इसका मान बताना था। तो मैंने कहा दो ट्राइंगल सिमिलर आ रहे हैं, मुझे पता है, एक बड़े वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ये है और एक ये वाली चाहिए कि मुझे छोटे वाले ट्राइंगल में सिमिलरली अगर देखो तो एक साइड ये है और ये वाली चाहिए। इस वाली साइड का ये वाली साइड कितने गुना है, 2 गुना है, तो इस वाली साइड की ये वाली साइड कितने गुना होगी, 2 गुना होगी, और ये आ जाएगा 10। इसे इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। चलें क्या आगे, अब हम अगला सवाल हमारे पास ये है, रेस का क्वेश्चन है, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन ऑफ रेस, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता वो थोड़ा घबराते हैं, तो वो इस तरह के 3 से 4 लाइन में जा रहा है, तो आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा, जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो भी चाहे तो लास्ट के लिए छोड़ दें, कई बार कैलकुलेटिव भी बन जाता है, 1.5 से 2 मिनट भी चली जाती है, तो आप चाहें तो लास्ट के लिए, वरना ऑल्दो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, अभी मैं सोल्व करूंगा तो आसान है, मुश्किल भी हो सकता था, तो हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं एग्जाम में। कहता है मेरे पास सविता एंड पर्णिका 2 लड़कियां हैं, ठीक है, जिन्हें 2250 मीटर की रेस दौड़नी है एक ट्रैक पे, जो कि चलो ठीक है, जितनी भी ट्रैक की लेंथ है उतनी इन्हें रेस दौड़नी है, ट्रैक की लेंथ ही हमें 2250 दे रखी है। सविता गेव प्रणिका 396 मीटर हेड स्टार्ट एंड अलाउड हर टू स्टार्ट 9 सेकेंड्स बिफोर सविता स्टार्ट रनिंग। अब देखो मेरे पास क्या है, एक ट्रैक है, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, ऑल्दो इतना सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मेथड भी मैं बताऊं। अब 2 लोग हैं, एक सविता है और एक प्रणिका है, ठीक है। सविता क्या कहती है प्रणिका को कि एक काम करो, तुम थोड़ा आगे से स्टार्ट करो, तुम 396 मीटर आगे से स्टार्ट करो, तो 396 मीटर आगे प्रणिका यहाँ पे खड़ी है, यहां से स्टार्ट करें, और ये भी क्या देती है कि तुम 9 सेकंड तक भाग लो पहले, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूंगी। तो प्रणिका यहाँ पे 9 सेकंड तक भागती भी है, उसके बाद मेरी सेकंड सविता भागना स्टार्ट करेगी। प्रणिका की स्पीड दे रखी है कि प्रणिका क्या करती है, 6 मीटर पर सेकंड से भागती है, ठीक है। अगर 6 मीटर पर सेकंड से भागती है तो मुझे सीधा सीधा समझ आ रहा है कि 9 सेकंड तक भागी, 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 9 × 6 54 मीटर यहाँ पे ये भाग दी होगी। तो जब सविता भागना स्टार्ट करेगी तो प्रणिका कहां पे है, वो उससे इन दोनों को ऐड कर दूं
तो मेरे पास 450 मीटर आगे है। अब तक का क्वेश्चन का सार ये है कि यहां से पर्णिका भागना स्टार्ट करेगी, यहां से सविता भागना स्टार्ट करेगी। ठीक है, आगे कहते हैं सविता caught up with पर्णिका 250 सेकेंड्स आफ्टर सविता स्टार्ट रनिंग। जब पर्णिका ने भागना स्टार्ट कर दिया था और जब सविता ने भागना स्टार्ट किया उसके 250 सेकंड के बाद सविता ने पर्णिका को पकड़ लिया। तो हमें बताना है कि सविता की स्पीड क्या रही होगी रेस के दौरान। अगर सविता की स्पीड को मैं x मान लूं तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। पर्णिका की स्पीड है मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड, सविता की अगर x मीटर पर सेकंड है तो x माइनस 6 की स्पीड से भागेंगे, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और मुझे पता है सविता पर्णिका को पकड़ लेगी जबकि पर्णिका आगे है सविता से। ठीक है, कितना टाइम लगा, ये तो मेरी स्पीड हो गई। कितने मिनट के बाद दोनों मिले, 250 मीटर। कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में जो इस 250 सेकंड्स में कवर हुआ होगा, वो डिस्टेंस था मेरे पास यहाँ पे 450 मीटर्स का। तो ये 450 के बराबर आ जाएगा। सोल्व करूंगा, मेरे पास x का मान आ जाएगा। अगर मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे, आप इसे 50 से काट सकते हैं, ये 5 जाएगा और मेरे पास ये 9 जाएगा। ठीक है, 5 इंटू में 6 30 बनेगा, 9 में जुड़ जाएगा तो 39 बन जाएगा और ये 5x बनेगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7.8। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में सबको आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज बाय लैंग्वेज चीजों को स्प्लिट करते रहना था और सोल्व करना था। चलूं आगे। कोई भी क्वेरी हो क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्काउंट का सीधा साधा सा सवाल है, फटाफट से सोल्व करके बताओ। गुड आफ्टरनून दीपा। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक आइटम है जिसका एमआरपी है 500 रुपीज। रवि को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 36% का और एक 5% का। प्रभात को एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया 40% का। तो हमें बताना है किसने ज्यादा पैसे पे करे और कितने ज्यादा पैसे पे करे। ठीक है, अगर मैं इफेक्टिव निकालूंगा रवि का 36 और 5% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 36 प्लस 5 माइनस 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये 41 और ये 1.8 बनेगा, तो मैं कह सकता हूं 39.2। इफेक्टिव जो डिस्काउंट मिलेगा रवि को इतना मिलेगा, प्रभात को मिल रहा है 40%। तो किसे महंगा पड़ेगा सामान, रवि ज्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि उसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। रवि को कितना कम डिस्काउंट मिल रहा है, 0.8% का। तो सबसे पहली चीज तो यह समझ में आई कि रवि क्या करेगा, रवि को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब कितने ज्यादा पे करने पड़ेंगे अगर वो बताएं, तो ये 40 है, ये 39.2 है, 8% ज्यादा पे करने पड़ेंगे। किसके, एमआरपी का। एमआरपी का अगर 8% निकालूं तो सॉरी 0.8% निकालूं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 इंटू 8 44 आएगा मेरे पास। तो रवि को कितने 4 रुपए ज्यादा पे करने पड़े। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको 40 400 इन सब पे जाने की जरूरत नहीं। एग्जामिनर जब भी ऑप्शन देगा ज्यादातर क्लोज ही देता है, 4 है 40 तो नहीं है ऑप्शन के अंदर। तो आप पॉइंट को इग्नोर करें, परसेंटेज को भी इग्नोर करें। मैंने सिर्फ 8 को देखा और 5 को देखा, मैंने देखा 8 इंटू 5 40 आता, तो मतलब मुझे क्या चाहिए 4 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ए में, और रवि चाहिए था मुझे। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो पूछो। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक सामान है जिसपे 12.5% का डिस्काउंट दिया गया एमआरपी पे और उसे बेचा गया इतने रुपए का। तो हमें बताना है कि मार्केट प्राइस क्या रहा होगा। अब देखो 12.5% क्या होता है, 1/8। किसी वैल्यू पे 1/8 का डिस्काउंट दे दिया तो एमआरपी पे 7/8 पे मैंने आर्टिकल को बेचा होगा और ये 2625। इसमें मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये डायरेक्टली किया जा सकता है। आप कहेंगे सर 7 से तो मैं इसे काट दूंगा, ये 7 से ही कटेगा तभी आंसर आएगा। तो मेरा आंसर 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में देख सकते हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए। क्या लास्ट की 3 डिजिट 900 मेरा 8 से कटता है? नहीं कटता, मुझे पता है। नंबर सिस्टम में बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की हम। 975 8 से नहीं कटेगा, 950 भी 8 से नहीं कटेगा, 3000 एक ऐसी वैल्यू जो 8 से कटेगी।
तो यही आंसर होगा। कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो। क्लियर? सॉरी 3000। चलें अगले सवाल पे। अब ये वाला एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, आप सोल्व करो इसे, फिर मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग क्यों है। एग्जामिनर ने सवाल तो बनाया लेकिन बहुत इजी हो गया इस सवाल को करना। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, देखने में लगेगा कैलकुलेशन करनी है, वैसे है नहीं कुछ भी। देखो क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, दो जार्स हैं ए और बी, ठीक है, इनके अंदर दो तरह के लिक्विड हैं, एक लिक्विड पी और एक लिक्विड क्यू। तो मेरे पास अगर मैं जार ए की बात करूं, इसमें लिक्विड पी है, लिक्विड क्यू है। ऐसे ही मेरे पास जार बी है, इसके अंदर भी दो तरह के लिक्विड्स हैं, पी और क्यू। पी और क्यू लिक्विड का रेशियो जार ए के अंदर है 2:19 और जार बी के अंदर है मेरे पास 1:11। ठीक है, 7 लीटर जार ए से निकाला गया और 4 लीटर जार बी से निकाला गया और इन्हें मिक्स कर दिया गया। तो हमें बताना है जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें पी और क्यू का रेशियो क्या होगा। इससे कितना निकाला गया 7 लीटर और इससे कितना निकाला गया 4 लीटर। अगर मैं कंबाइंड की बात करूं पहले, क्योंकि हमें रेशियो ही इक्वल करने पड़ते हैं कि पी और क्यू को बराबर कर दें, फिर हम इसमें 7 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अगर मैं इसे कंबाइन करता हूं तो ये कितना बना मेरे पास 21 रेशियो और ये मेरे पास कितना बना 12 रेशियो। ठीक है, हमें इसमें से कितना निकालना है 7 और इसमें से 4। किस रेशियो में निकालना है? आप कहोगे सर इसमें 7 रेशियो अगर मैं निकाल रहा हूं इसकी क्वांटिटी का, तो इसमें से मुझे 4 रेशियो निकालना पड़ेगा इसकी क्वांटिटी का। अगर मैं ध्यान से देखूं ये 21 है, ये 12 है, 21:12 अगर मैं करता हूं तो ये ऑलरेडी मेरे पास 7 रेशियो क्या बन रहा है 4 बन रहा है 3 से काट के। तो रेशियो भी मेंटेन्ड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं कहूंगा P कितना है 2 रेशियो, यहां पे था, यहां पे 1 रेशियो, तो P आ गया 3 रेशियो, ये 19 है, ये 11 है, ये हो गया मेरे पास 30 और आंसर आ गया 1:10। क्वेश्चन हो गया खत्म। जिस रेशियो में मुझे ये 7 पार्ट चाहिए था, इसका मुझे इसका 7 लीटर चाहिए था, इसका 4 लीटर चाहिए था, तो मतलब मुझे 7 रेशियो ये चाहिए था, मुझे 4 रेशियो ये चाहिए था। अगर मैं टोटल क्वांटिटी देखता हूं ये ऑलरेडी 7 रेशियो है और ऑलरेडी ये 4 रेशियो है, रेशियो मेंटेन्ड है, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है। ये बेसिक से करते तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली कुछ लोगों को हो सकता है ये स्टेप समझने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही हो, जिनके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देखो मेरे पास जार ए है, इसमें P और Q था कितना 2:19। जार बी है, इसके अंदर मेरे पास P और Q था किस रेशियो में 1:11। आप बेसिक से यही करते हो ना कि सर इसकी क्वांटिटी 21 रेशियो है, इसमें 12 है, तो रेशियो को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले रेशियो मेंटेन करने के लिए करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने तो वो आएगा 84। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो मेंटेन हो गया। अब इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, इसका 7 लीटर चाहिए, इसका 4 लीटर चाहिए, तो आप इसमें क्या करेंगे फिर आप एक और मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके अंदर, आप कहेंगे सर इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई और इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई। तो हर एक टर्म के अंदर, इसकी हर एक टर्म के अंदर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से, इसकी भी हर एक टर्म के अंदर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से। और जब मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो में क्या हो जाएगा ये 28 कट जाएगा और मेरे पास जो रेशियो बचेगा वो यही बचेगा। समझ आया? तो मतलब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करता तो आप कहते सर P कितना होता मेरा 4 × 7 28 और यहां पे 28 इंटू में 2 है, यहां पे 28 इंटू में 1 है, तो 2 + 1। फिर मैं Q का रेशियो निकालता, अगेन मेरे पास 28 इधर भी है इधर भी है, 28 रेशियो यहां पे 19 + 11 और मेरे पास 28 से 28 कट जाता, 3:30 दैट इज 1:10। क्लियर है या नहीं है? तो जब दोनों चीजें इस टाइम में, जब मैं इधर भी सेम रेशियो कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर भी, तो ये हम पैरेलली काट भी सकते हैं। ये चीज हम यहां पे कैलकुलेशन करते टाइम भी काट सकते हैं, नहीं काट रहे अगर मुझे रेशियो डायरेक्टली दिख रहा है तो जैसे मैंने क्वेश्चन करा डायरेक्टली भी आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने पूरा मल्टीप्लाई कर करके करा उन्हें टाइम ज्यादा लगा होगा, जिन्हें ये एडवांस जिन्हें दिख गया था ये 7:4 ऑलरेडी है, तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन को विद इन गिवन टाइम आराम से 1 मिनट से पहले ही निकाल लिया होगा। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब ये वाला सवाल एक अच्छे सवालों में से मैं कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन देखो जब आप तरीके सीख जाते हो ना क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो क्वेश्चन में फंसते कभी नहीं हो एग्जाम में, ठीक है। आप आंसर निकाल ही लोगे अगर आपको सही मेथड्स पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो मैं अभी सोल्व करके बताता हूं आपको। ये बेसिक से भी कहोगे तो बेसिक से भी देख लेंगे, और डायरेक्टली कहोगे तो डायरेक्टली तो हम कर ही सकते हैं। कहता है साइन पी प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्यू के बराबर है। हमें बताना है कि पी और क्यू की किस वैल्यू कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली चीज तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा, अगर तो मैं इसे किसके लिए छोड़ूंगा, लास्ट के लिए छोड़ूंगा, साथ के साथ करने नहीं बैठूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट इसमें नहीं कर सकता, ठीक। अब जब लास्ट के लिए मैंने छोड़ दिया, जब लास्ट में मैं आ गया वापस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो कैसे सोल्व करेंगे, हमारे दिमाग में क्या चीजें चलेंगी क्वेश्चन को देखते हुए। एक चीज तो मेरे पास वैल्यू पुटिंग मेथड हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं, थीटा, पी और क्यू, तो तीन वेरिएबल हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकता हूं, है ना। और जब मेरे पास चारों ऑप्शंस पी और क्यू की फॉर्म में दे रखे हैं, और ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा पी है, ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्यू है, तो जनरली मैं किसकी वैल्यू को एज्यूम करूंगा, मैं थीटा की वैल्यू को एज्यूम करूंगा। किसे करूंगा एज्यूम, थीटा। अब थीटा में भी मुझे पता है भैया साइन और टेन बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन चलता है। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो रूट आ जाएगा, टेन तो 1 बन जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन में रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस में 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 में बड़ा लंबा फैल जाएगा। ऐसे ही मैं 30 डिग्री रखूं या 60 डिग्री रखूं, अगेन मैं रूट में फंस जाऊंगा। तो मैं इतना सारा दिमाग नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं और भी तरीके से तो वैल्यू रख सकता हूं। जरूरी थोड़ी है, किसने कहा आपसे कि थीटा को हमेशा 0, 30, 45, 60 या यही रखेंगे हम। मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई होने से मतलब है, मैं एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी तो यूज कर सकता हूं। मैं यहां पे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी यूज कर सकता हूं। मैं कहूंगा ये थीटा है, ठीक है, इसे मैं टेन है और साइन है मेरे पास, तो इसे मैं मान लेता हूं 3, इसे मैं मान लेता हूं 4, और इसे मैं मान लेता हूं क्या 5। क्या थीटा मेरे पास यहां से मैं साइन थीटा और साइन थीटा टेन थीटा का मान नहीं निकाल सकता। थीटा की वैल्यू हमसे थीटा थोड़ी ना पूछा एग्जाम में, तो मैंने जो ट्रिपलेट यूज करा मैं ये यूज कर सकता हूं। जब मैं 30 डिग्री रखता हूं तो थीटा को 30 डिग्री पे अलग वैल्यू आती है, 45 डिग्री पे अलग वैल्यू आती है। यहाँ पे थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रही होगी, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये केस भी तो मैं यूज कर सकता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि सर अब सीधा का सीधा हिसाब है मेरे पास कि P का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या है मेरे पास, ये आ जाएगा 3/5। टेन थीटा मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/4, और इसे सोल्व करूंगा तो 20 मेरा एलसीएम बनेगा, 3 को तो कॉमन भी ले सकते हो, और 9 to 3 27 डिवाइडेड बाय 20, ये क्या बन गया मेरे पास, P बन गया। अगर मैं Q की बात करूं तो ऐसे ही Q निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा क्या है 3/4 माइनस 3/5, तो ये वाली वैल्यू 3 कॉमन, 5 माइनस 4 1, तो मेरे पास यहाँ पे 3/20 यही होगा। P निकल गया, Q निकल गया। अब इनके बीच में P और Q के बीच में कौन सी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रही है देखना है। P भी मिल गया, Q भी मिल गया, आप चाहें तो PQ को और निकाल लें। PQ का मान क्या होगा मेरे पास, तो ये मेरे पास नीचे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 27 इंटू 3 81 बनेगा, ठीक है। तो मैं रूट में अगर PQ देखूं चारों ऑप्शन, अच्छा PQ भी है, नॉर्मल रूट में भी है, तो मैं PQ को लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर 9/20 का होल स्क्वायर, राइट। अब चारों तरीके से हम चारों कंडीशन को सोल्व करके देख सकते हैं कि किससे मेरा आंसर आ रहा है, किससे नहीं आ रहा। चांसेस किसके ज्यादा होंगे, अभी मुझे पता है यार ये P है, ये मेरे पास Q है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप दे रखी है। तो जनरली अगर मैं बेसिक से करता तो मुझे पता साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट कटता और चीजें मेरे पास सिंप्लीफाइड होके आती।
अगर मैं किसमें से करता, पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर को एलिमिनेट करता। ये छोटी सी चीज है कि हमें चांसेस लगते हैं कि सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑल्दो आप चारों चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं स्टार्ट करो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, आप कहेंगे सर 20 का स्क्वायर तो मेरे पास नीचे कॉमन आ ही जाएगा, और यहां पे मेरे पास वैल्यू बचेगी 27 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी 27 प्लस 3, 27 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास 24, और यहां पे मेरे पास 13। क्या यही वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है मेरे पास। यहां पे 4 रूट पी क्यू है, और यहां पे मेरे पास 8 रूट पी क्यू है। तो 4 रूट पी क्यू करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये पी क्यू था, 4 रूट पी क्यू करूंगा तो ये मेरे पास 4 इंटू में 9/20, डेट इज मेरे पास 9/5 आएगा। इसे सोल्व करता तो मेरे पास क्या वैल्यू आती, 24 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 20, एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट हुई, 8 से काटूंगा 5 और इसे काटूंगा 8 से तो 3, तो मेरे पास 9/5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने यहां पे सोल्व करके देख लिया। अदरवाइज रुको, अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आप चाहते तो पहले 8 रूट पी क्यू भी ट्राई कर सकते थे, देखिए वो वेरीफाई नहीं करता, वरना हमें सिर्फ रिलेशनशिप निकालनी थी। मैं यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला, यहाँ पे पी क्यू निकालता, उसमें देखता कि किससे मल्टीप्लाई करके, 4 को मल्टीप्लाई करके या 8 को मल्टीप्लाई करके, किस पे मुझे आंसर बैठ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर आ जाता। अगर दोनों में से किससे भी मैच नहीं करता तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ मुझे जाना पड़ता, इन दोनों ऑप्शन को ट्राई करना पड़ता। क्या डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया? और इस मेथड में मैं श्योर क्यों था, क्योंकि मुझे पता था इस मेथड से मुझे सिंगल आंसर मिलेगा, जो चारों ऑप्शन से मैं फंसूंगा नहीं कहीं। मैं बेसिक में जाके, ये हो सकता है मैं बेसिक से सोल्व करने बैठूं इस क्वेश्चन को और मेरा एक भी आंसर ना निकले, मैं किसी कैलकुलेशन में जाके फंस जाऊं। इसमें मेरे पास श्योरिटी थी, चाहे मैं 2 मिनट लगाऊं लेकिन आंसर मेरा निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहते हो तो इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उस तरह की भी कोई वैल्यू जूम करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलेंगे आगे। रिया कह रही है सर मेरी शिफ्ट में था 41 मार्क्स है, 41 इस शिफ्ट के हिसाब से अच्छा स्कोर है रिया, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? अब इसी तरह का एक और सवाल एसएससी ने बिल्कुल सिमिलर पूछ रखा था आपका। यहाँ पे साइन थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। इसे पहले मैं एक बार बेसिक से करा दूं आप लोगों को, उसके बाद मैं इसका जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है जो किसी और शिफ्ट में पूछा गया था उसे कैसे करना है उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा, और आप चाहें तो फ्यूचर एग्जाम्स के लिए इस रिजल्ट को याद करके रख लें कि एसएससी ने अगर दोबारा दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा सेम क्वेश्चन आए तो ये रिजल्ट अब आपको याद कर लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ये रिजल्ट आप याद करके रखो। क्लियर है या नहीं? इसका एक ऑल्टरनेटिव रिजल्ट भी होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले इसी क्वेश्चन को हम एक बार क्या करते हैं, बेसिक से सोल्व करते हैं। बेसिक के आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको याद रखने की जरूरत है हम क्या कर रहे हैं, मुझे वैसे कराने की भी जरूरत नहीं है, मैं बेकार ही इसमें पढ़ रहा हूं बेसिक में। देखो आपको यहाँ पे पी का मान ऑलरेडी पता है, क्यू का मान भी आपको पता है, और तीसरी चीज क्या चाहिए हमें, यहाँ पे पी क्यू चाहिए। अगर पी क्यू मैं निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पे पी क्यू की भी रिक्वायरमेंट है, रूट पी की क्यू की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये मेरे पास और क्या रिजल्ट दे सकता है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कब आता है, या तो मैं इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर मैं कह सकता हूं ये p प्लस क्यू और ये मेरे पास p माइनस क्यू की वजह से आता है। अगर मैं p प्लस क्यू p माइनस क्यू निकाल लूं तो p प्लस क्यू मेरे पास कितना होगा, साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो 2 टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे p माइनस क्यू कर दूं तो मेरे पास 2 साइन थीटा आ जाएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना हो तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे
फॉर साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की तरफ से जाते हो तो हमारे पास ये वाली चीज मिलती। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना पड़ता तो हम ऑलरेडी इन दोनों को स्क्वायर का ऐड करते हैं तो वो थोड़ा लंबा हो जाता। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता मेरे पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही आता। कैलकुलेशन करते तो 2 साइन थीटा 10, ये मेरा a प्लस बी मान लो, इसे सीधी साहब है, ये a माइनस बी मान लो। ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। ये सारी चीजें हमने ज्योमेट्री में पढ़ी होती है। ये 4 रिजल्ट मुझे देखने को मिले। अब पी क्यू को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कोशिश करूंगा कि कौन से मेरे पास रिजल्ट को मैच कर पाए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट चाहिए, साइन और टेन का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्लस में चाहिए। प्लस में तो मुझे दे नहीं रखा है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि मैं सोल्व करूं और ये प्लस में आए। मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन में कब आ सकता है, जब मैं इसे 10 को किस में कन्वर्ट कर दूं, 10 को मैं कन्वर्ट कर दूं साइन और कोस में। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बचेगा, और ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, जिसे मैं बोल सकता हूं साइन बाय कोस क्या होता है मेरे पास, टेन स्क्वायर होता है, और अगेन साइन स्क्वायर बचेगा तो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर बचा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा मेरा पी क्यू। मुझे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर साइन थीटा टेन थीटा दे रखा था। अगर मैं रूट लगा दूं तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा, और 4 रूट पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 4 टेन थीटा एंड साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो 4 रूट पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को ये सवाल। तो बेसिक में फंसने के चांसेस है, मैं सोल्व करूं और मैं फंस जाऊं, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी रेयरली कम बनती है। एक वैल्यू पे हो सकता है मैं ना सेटिस्फाई करे तो हम दूसरी वैल्यू पे ट्राई करते और अपना आंसर निकाल ही लेते। रिजल्ट को याद रख लेंगे। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन सकता है, आपको पता है साइन से अगर मैं बदल दूं साइन को किसमें, कोस में, और टेन को मैं बदल दूं किसमें, कोट में। यहां पे भी साइन को किसमें बदल दूं, कोस में, और टेन को बदल दूं किसमें, कोट में। ठीक है, तो मेरे पास जो रिलेशनशिप निकल के आएगी वो बिल्कुल सिमिलर रिलेशनशिप निकल के आएगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बेसिक बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक शिफ्ट में ये भी सवाल पूछा गया था, साइन की जगह कोस कर दिया था, टेन की जगह कोट कर दिया था। ठीक है, इसलिए दिक्कत होती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर एस्पिरेंट को मिल जाते हैं तो वो अगले वाली शिफ्ट के लिए रेडी हो जाता है। एक शिफ्ट में ये पूछा, अगली शिफ्ट में मान लो वो वाला पूछ लिया, तो उसे पहले से ही पता होगा उसका आंसर क्या होगा, लॉजिकली सोचेगा। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, 2 रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, याद रख लेना। इफ P इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, Q इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो मेरे पास होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट। सिमिलरली P अगर हो जाए मेरे पास कोट थीटा प्लस कोस थीटा, क्यू हो जाए मेरे पास कोट थीटा माइनस कोस थीटा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 4 रूट पी क्यू। स्टिल द रिजल्ट विल बी द सेम। क्लियर है सभी लोगों को। अब ये सीधा सा सवाल हमारे पास दे रखा है, ये वाला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का मैंने माना अच्छा था, लास्ट के लिए छोड़ना था। ये वाला सवाल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है, जिसने ज्योमेट्री पढ़ रखा है, सर्कल्स पढ़ रखा है। मेरे पास कहता है 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर ए और बी हैं और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। सर्कल का रेडियस पहले वाले सर्कल का 9 है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 4 दे रखा है। ठीक है,
हमें बताना है पी क्यू की लेंथ क्या होगी। अगर मैं बात करता हूं जब दो सर्कल मेरे पास एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, 2√r। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर लेंगे तो 2√9 इंटू में 4 9 3 और यहां से 2 ये आ जाएगा 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं। वरना बेसिकली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ये होता है अंडर रूट में डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स का स्क्वायर माइनस बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपना आंसर हम निकालते हैं। अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर हो जाता है तो दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हो, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है इस केस में वो मेरे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बन जाता है। जब दो सर्कल टच करेंगे तो उनके सेंटर के बीच की दूरी उनके रेडियस के सम के बराबर होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है मेरे पास 4ab। तो मेरे पास रूट में बचता है 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसे मैं 2 रूट कैपिटल आर स्मॉल आर लिखता हूं। क्लियर है सभी लोगों को? रिजल्ट भी ऐसा आया, आपको डेरिवेशन भी करा दी साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फटाफट से सोल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक आइटम को हमने इतने का बेचा आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12.5% 8% एमआरपी पे। एमआरपी क्या है, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, साथ के साथ करने वाला क्वेश्चन है। एमआरपी पे 2 डिस्काउंट है। अब इसका सक्सेसिव निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, पॉइंट में बहुत ज्यादा वैल्यू चली जाएगी। और मुझे पता है 12.5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/8। तो कितने का बेचूंगा, अगर 1/8 का डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे 7/8 का। 8% का डिस्काउंट मतलब कितने पे बेचूंगा, 92% पे, जो किसके बराबर होता है, क्या ये मेरे पास 23 डिवाइडेड बाय 25 के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो गया मेरे पास 5474 के। अब बताना आंसर क्या होगा। एक जो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे सीधी सीधी कि देखो ये ओड वैल्यू है, ये ओड वैल्यू है, ये दोनों तो कटेंगे नहीं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 8 और 25 के मल्टीपल में होगा। 8 और 25 का मल्टीपल हो गया 200। जो भी आंसर होगा वो 200 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन मैंने देखे तो 3 ऑप्शन 200 के मल्टीपल मिल रहे हैं, तो ये इन तीनों में से कोई होगा, ये इसके चांसेस बहुत कम है। अब सोल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास डायरेक्ट कुछ ऑप्शन बचा नहीं, मुझे सोल्व ही करना पड़ेगा। अब सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व में भी मुझे पूरा नहीं सोल्व करना। मैं कहूंगा यस सर ये वाली वैल्यू ही तो इस वाली वैल्यू को काटेगी। 7 और 3 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी मल्टीप्लाई करने पे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 4 मिल जाए, आप कहेंगे सर 4 से करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे सोल्व करके रिजल्ट आएगा एमआरपी का वो किसके बराबर होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे कोई वैल्यू हो रही है, सोल्व करूंगा तो ये लास्ट में क्या आएगा 800 आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को अच्छे तरीके से। मिक्स प्रैक्टिस सेशंस जो मैं लेता हूं जिसमें हम मुश्किल के अलावा नॉर्मल सवाल भी सॉल्व करते हैं, इससे हमें यह तरीका पता चलता है कि एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें हमें सोचनी चाहिए। क्योंकि जब हम मिक्स क्वेश्चंस, जब हम डायरेक्टली सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं कि तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले, ठीक है, किस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ना है, क्या छोटा तरीका, उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही खाली डिस्कस करते हैं। जब हम चैप्टर वाइज करते हैं तो उसमें भी हल्की बहुत दिक्कतें कई बार रह जाती हैं कि एक चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा माइंड हर अलग अलग चैप्टर्स पे किस तरीके से काम करे एक साथ, उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज होते हैं मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। तो मिक्स क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मैं तो एग्जैक्टली शिफ्ट उठा के करा रहा हूं आपको जो एसएससी में पूछी गई। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, AB एंड BC आर 2 कोर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक मेरे पास सर्कल है, उसका सेंटर हमें O दे रखा है, ठीक है। AB और BC 2 कोर्स हैं, बोथ कोर्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द सर्कल। दोनों की दोनों कोर्स इधर साइड ऑफ अ सर्कल पे है। इधर साइड ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है, मान लो अगर मैं एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से, कोई भी आप डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक कोड मेरी अगर इस साइड है तो एक कोड मेरी कुछ इधर जा सकती है। AB और BC कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक ही पोर्शन के अंदर नहीं आएंगी, एक इस साइड पड़ रहा है तो एक इस साइड पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया है A और ये है मेरे पास B। अगर B यहाँ पे है तो C को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ C। मेरे पास कुछ इस तरह की कोड्स रही होंगी। सेंटर दे रखा है मुझे O,
पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर कनेक्टेड टू द सेंटर। पॉइंट ए और पॉइंट सी को हमने सेंटर से कनेक्ट कर दिया। एंगल बी ए ओ 36 डिग्री है, तो ये हमारे पास 36 डिग्री है। बी सी ओ हमारे पास 48 डिग्री है, तो ये हमारे पास 48 डिग्री हो गया। हमें बताना है जो माइनर आर्क ए सी है, ये वाली आर्क यहाँ पे सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, इसके बारे में बताना है। कैसे सोल्व करेंगे? सीधा सा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। मुझे पता है अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो माइनर आर्क एसी जो मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रहा है उसका डबल बनेगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा मैंने निकाल लिया तो मेरा यहाँ पे ये एंगल होगा 2 थीटा। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये रेडियस दे रखा है, ये भी मेरे पास रेडियस ही होगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी रेडियस हो गया। ऊपर वाले ट्राइंगल में दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल्स भी इक्वल, तो ये भी 36 डिग्री हो जाएगा। ये 48 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 48 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल किसके बराबर, 36 प्लस 48 डेट इज 84। तो ये वाला एंगल ट्वाइस इंटू में 84, ये आ जाएगा मेरे पास 168 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 9 की पावर 2n प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अगर इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या सम बनेगा? तो 6 से अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूं, 9 की पावर 1 को, तो रिमाइंडर बचता है 3। अगर मैं 9 स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6 से डिवाइड करा 9 को तो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को अगर 3 स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 9 होता है, तो अगेन मेरे पास क्या बनेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। मैं लिख देता हूं एक बार, 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, और ये कहां तक जा रहा है 9 की पावर 2n प्लस 1। एक सीक्वेंस चल रहा है ये डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 2n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं n 1 से स्टार्ट करूं तो ये मेरे पास क्या वैल्यू लगी, जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास एक ओड वैल्यू। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूं 6 से तो रिमाइंडर बचता है 3। 9 स्क्वायर को 6 से डिवाइड करूंगा, 9 को 6 से डिवाइड करा 3, तो ये होगा 3 स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर अगेन 9 बन जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, अगेन मेरे पास 3 बचेगा। तो इन दोनों से रिमाइंडर 3 प्लस 3 6 से कट के क्या बन जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अगेन 9 का क्यूब करूंगा तो 9 स्क्वायर इंटू में 9 में ब्रेक कर सकता था मैं इसे, 9 स्क्वायर इंटू में 9 में। अब 9 स्क्वायर को मैंने अभी 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड करा था, तो रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था। तो मेरे पास 9 को डिवाइड करूंगा फिर से, मेरे पास 3 बचेगा, 3 इंटू 3 9, और रिमाइंडर बचेगा फिर से 3। ऐसे ही 9 की किसी भी पावर को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो हर केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं, 9 की पावर n को अगर मैं किससे 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर विल बी 3। क्लियर, 9 की कोई भी पावर हो मैं अगर 3 से डिवाइड करता रहूंगा तो हर केस में मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। या फिर मैं 3 की किसी भी पावर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 3 ही आता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को अच्छे तरीके से? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मेरे पास यहां से 3 यहां से 3 और इस तरीके से चलता रहेगा। ये मेरे पास टर्म 1 है, पावर 1 2 3, ये कौन से नंबर की टर्म होगी मेरे पास, 2n प्लस 1th नंबर की टर्म होगी। तो इतनी बार मेरे पास क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो मेरे पास जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे सर 2n तक जाऊं अगर मैं, 9 की पावर 1 से लेके 9 की पावर 2 से लेके कहां तक, 9 की पावर 2n, और फिर मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 9 की पावर 2n प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 6। तो जब भी दो वैल्यू मिलेंगी तो रिमाइंडर 3 प्लस 3 6 0 मिलेगा। तो ऐसे ही यहां तक मेरे पास पेयर्स बन जाएंगे दो दो के, तो सारा टोटल मिला के यहां से लेके यहां तक मेरे पास रिमाइंडर मिलेगा 0। और 9 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या मिलता है 6 से डिवाइड करके 3। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, दिस विल बी माय रिमाइंडर। चलें आगे। ऐसे ही 2 के केस में भी हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक केस रिमाइंडर कंसेप्ट में। टू की पावर ओड को 6 से डिवाइड करूं तो हर केस में रिमाइंडर 2 मिलेगा। 2 की पावर इवन को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं हर केस में रिमाइंडर 4 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 की पावर n को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूं,
6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे पास? 4 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 होता है मेरे पास, 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 4, 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 6, 4 क्या होता है? 2 की पावर 2n, तो 2 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 6, 2 की पावर ये क्या होगा? इवन। 2 की पावर जब भी इवन हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 4। ठीक है, तो ये भी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभी ये अलजेब्रा का सवाल हमसे पूछा गया था, करेंट ट्राई। SICI मेंस बैच में करा दूंगा अभी। क्वेश्चन में कहता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है, bx प्लस ए वाई हमारे पास 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हमें बताना है x का मान क्या होगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब मेरे पास फिर से देखो, आप कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल हैं? a b x और y, 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, a b के टर्म्स में मुझे बताना है x और y की वैल्यू क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं? या तो मैं x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूंगा, या फिर मैं चाहूं तो a और b की वैल्यू भी अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। यह आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू को एज्यूम करना चाहें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम a और b की वैल्यू को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं, चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि रिजल्ट क्या बना, और इन दोनों में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे कि क्या बन रही है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू को मैं क्या रखूं? चारों डिफरेंट आंसर देने चाहिए, a और b की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी मुझे। a को अगर मैं 1 रख लूं और b को क्या रखूं? b को भी 1 रख लूं तो मेरे पास दो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, नहीं कर सकता। अगर मैं a को 1 रखूं और b को 2 रखूं तो उस केस में क्या होगा? मेरे पास a को 1 रखा और b को 2 रखा तो 5 और ये 4, ये मेरे पास 5, a को 1 तो 2, b को रखा मैंने 2 तो 2/5 और ये मेरे पास 1/5। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है, मैं कुछ ऐसी ही वैल्यू रखूंगा जिसमें एक भी ऑप्शन मैच ना करे। तो मैं b को क्या कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ। ठीक है, माइनस वगैरह में मत जाओ, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हो तो बेस्ट है। a को 1 और b को 3 कर देते हैं। 2 इसलिए भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि यहाँ पे 2a 2b था, यहाँ पे सिंगल था, तो 2 रखने से दो ऑप्शंस कॉमन बनने के चांसेस ज्यादा थे हमारे पास। 1 और 3 रखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज देगा। अगर मैंने a को 1 रखा और b को क्या रखा? 3 रखा, तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 10, जिसे मैं 3/5 भी लिख सकता हूं। a को मैंने 1 रखा 2 और b को रखना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 2/10, 1/5। b को रखा 3 तो 3/10 और a को रखा अगर मैंने 1 तो 1/10। चारों ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, पुट करके आंसर निकाल लो। x प्लस 3y किसके बराबर? 1 के बराबर। यहां पे मेरे पास 3x प्लस y किसके बराबर? नीचे तो आ गया 10 और ऊपर आएगा 2, 1 इंटू 3 डेट इज 6, डेट इज 3/5। क्लियर? मुझे x का मान निकालना है तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को घटा दूं, तो 3y से 3y एलिमिनेट होगा। 9x में से x को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 8x, और यहां पे बचेगा 9/5 में से 1 को अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4/5। यहां से काटूंगा तो 2 और x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/10। ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट जा रहा है हमारा? जल्दी बताओ, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। 3y से 3y घटेगा, 4/5, 1/10। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। तो वैल्यू पुटिंग मेथड बेस्ट है। अब इसमें बेसिक से मैं करने जाऊंगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा और आंसर निकलेगा भी नहीं निकलेगा। एग्जाम में वो मेथड चुनेंगे जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिले। सिंपल सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का, फटाफट से करो।
कहता है कुछ पैसे हैं मेरे पास जिसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 साल का 15% पर एनम की ब्याज दर से, वो 1440 रुपीज कम है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 9 साल का 18% पर एनम की ब्याज दर से सेम पैसे पे। तो हमें बताना है कितने पैसे रहे होंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 6 इंटू 15 90% बन रहा है प्रिंसिपल का। ये कितना बन रहा है 9 इंटू में 18 162, ये 162% बन रहा है प्रिंसिपल का। इनका डिफरेंस किसके बराबर है 1440 के। सिंपल प्रिंसिपल कितना होता है 100% मान के चलते हैं हम। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये 72% इसके बराबर 72 से काटूंगा तो मेरे पास 1% 20 के बराबर हो गया, 100% किसके बराबर हो गया 2000 के बराबर। क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएसएल 2023 टीयर 1 की मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट के सोल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों की क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है वो हम देख लें।